हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे जल संसाधन। जल संसाधन के अंदर हमने बात की है उनके वर्गीकरण में धरातलीय जल की, हमने बात की महासागरीय जल की और अब बात करेंगे हम भूमिगत जल की। ठीक है, हमने सबसे पहले बात की थी धरातल पर नदियों, झीलों, तालाबों, हिमानियों आदि के रूप में। महासागरों में हमने प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर इनकी चर्चाएँ की हैं। इनके सीमांत पे छोटे छोटे सागरों की बात की हैं और खाड़ियों की भी बात की। आप इनको अच्छे से याद करना। हम अब बात करेंगे भूमिगत जल की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भूमिगत जल। भूमिगत जल, ठीक है। नाम से ही आपको विदित होता है भूमिगत जल, यानी कि जो हम धरातल देखते हैं उस धरातल के अंदर जल उपस्थित हो तो उसको भूमिगत जल कहते हैं। वो किन किन रूपों में अंदर जाता है, कहाँ पे वो इकट्ठा होता है, कैसे हमें उनका पता चलता है, कैसे हम उसका उपयोग करते हैं, ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं इस वीडियो में। भूमिगत जल की बात करें तो भूमिगत जल जल संसाधन में कुल जल संसाधन का 0.58% भाग रखता है। किसका रखता है? जल संसाधन का। इसके अंदर हम शुद्ध जल की बात करें, यानी स्वच्छ और पीने वाला शुद्ध यानी मीठा जल की बात करें तो वो जल भूमिगत रखता है 22.21% भाग। हम भूमिगत जल की बात करें तो ये जल जाता कैसे है? धरातल की जो चट्टानें हैं उन चट्टानों में जो छिद्र और सुराख और दरारें हैं उनसे होकर के रिस करके ये पानी अंदर जाता है। आप जो मिट्टी देखते हो वो मिट्टी में जब हम मिट्टियाँ पढ़ते हैं तो उस टाइम में आपने पढ़ा होगा मिट्टी में वायु छिद्र या जल छिद्र, आपने इसके कारकों में पढ़ा होगा। जब धूल के 2 कण होते हैं, जैसे मानो ये धूल के कण हैं, इन कणों के बीच में गैप होता है। इस गैप से होकर के कण तो ऐसा का ऐसा रहता है, कण के अंदर पानी नहीं जाता, पानी इस कण के चारों तरफ लिपट सकता है या इनके बीच में जो ये छिद्र है यानी जगह है इससे होकर के नीचे जा सकता है। जब आप मिट्टी में पानी डालोगे तो पानी उसमें रिस करके नीचे चला जाएगा। वो नीचे जाएगा कहाँ से? उन रंध्रों से जाएगा, उन छिद्रों से जाएगा और इस छिद्र से पानी नीचे चला जाएगा। आप कभी भी देखो मिट्टी में पानी डालोगे तो इन छिद्रों से होता हुआ वो यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर ये इसके पास ही रहता तो यहाँ इसके अंदर ही रहता, लेकिन ये पानी रिस करके नीचे चला जाएगा, यानी धरातल पे इसको जहाँ पे लास्ट में जो अपारगम्य परत नहीं मिलती तब तक पानी नीचे चलता ही जाता है। यानी वो चाहे चूनायुक्त चट्टानें हो, चाहे वो मिट्टी की चट्टान हो या मिट्टी युक्त परत हो, उसके अंदर जो पानी होता है वो पानी रिस करके नीचे जाता रहता है। जब तक जाएगा तब तक उसे अपारगम्य परत नहीं मिल जाएगी। यहाँ पे अगर अपारगम्य यानी इसको पार नहीं कर पाएगा ये पानी, तो यहाँ पे ये इकट्ठा होकर के इस क्षेत्र में भर जाएगा। समझ में आ रहा होगा? जब ये पानी इस क्षेत्र में भर जाएगा, इस क्षेत्र में भर जाएगा तो धीरे धीरे जो रिस करके पानी जाता है वो पानी इस परत पे यहाँ इकट्ठा होता चला जाएगा। धीरे धीरे ये पूरा क्षेत्र पानी से भर जाएगा। समझ रहे हो बात? जहाँ पर इस पानी की गहराई जैसी ये धरातल है, इस धरातल से रिस करके पानी नीचे की ओर गया, यहाँ पे मान लो यहाँ तक इसका स्तर आ गया, भर करके इस भाग तक ये पानी आ गया, तो इस धरातल से इसकी दूरी मान लो ये 1 किलोमीटर है।
और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी का लेवल नीचा है, यानी वो 4 किलोमीटर तक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भूमिगत जल है वो यहाँ कम गहराई पर ही मिल जाता है, यहाँ पे अधिक गहराई पे मिलता है। तो हम देखते हैं कई जगह पे अभी भी हम बात करते हैं साधारण भाषा में, गांव में देखते हैं कि यहाँ पे पानी नहीं है कुओं में। हम बात करते हैं वो पानी कुओं में कहाँ से आया, ऐसा तो है नहीं आपने पहले उस जगह पे पानी डाला हो, वो पानी आया कहाँ से। तो इन सब बातों की हम आज चर्चा करने वाले हैं। समझ गए बात। हम बात करते हैं भूमिगत जल की, तो इस जल को अधः सतही जल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अधः सतही जल। ठीक है, ये जल क्या है? अधः सतही जल है। हम अब इसको एक एक करके इस भूजल को, भूग मतलब पृथ्वी और जल का मतलब पृथ्वी के अंदर जल, यानी कि हम बात करते हैं महासागरों में, वो तो धरातल के ऊपर है, वो तो धरातल के ऊपर वाला भाग है महासागरों वाला या नदियों वाला या झीलों नहरें तालाबों, इनकी बात करें वो तो धरातल के ऊपर है। भू का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर जो जल है उनको हम बोलते हैं भूजल। क्या बोलते हैं? भूजल या भूमिगत जल। समझ गए बात। तो इसके हम बात करेंगे इसके स्रोतों की, कि इसके अंदर स्रोत कौन कौन से हैं जो इसको पानी पहुंचाते हैं। इसके अंदर जो पानी पहुंचाएंगे वो स्रोत कौन कौन से हैं। हम बात करते हैं भूजल के स्रोतों की। सबसे पहले हम इसके अंदर बात करेंगे आकाशीय जल। आकाशीय जल के नाम से ही आप समझ गए होंगे। आकाशीय जल का मतलब होता है वर्षा के कारण जो हमें पानी प्राप्त होता है। जो जल हमें वर्षा से प्राप्त होता है वो जो सैल होती हैं, चट्टानें होती हैं, अगर चट्टानों में छिद्र बने हुए हैं, उनके सुराख हैं, दरारें हैं उनके अंदर, उन दरारों से रिस करके पानी उन चट्टानों के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे बात करें हम आकाशीय जल की, तो धरातल के ऊपर हमें यहाँ पे सागर भी देखने को मिलते हैं। हमें यहाँ पे नदियाँ, तालाब, झीलें, महासागर, इन सब का पानी जो होता है वो पानी वाष्पीकृत होकर के पुनः वर्षा के रूप में नीचे आ जाएगा। वर्षा से नदियों से वापस महासागरों में चला जाएगा। एक सर्किल चलता रहता है इनका, एक संपूर्ण चक्कर चलता रहता है। लेकिन जो वर्षा होती है उस वर्षा में कुछ पानी होता है वो चट्टानों की छिद्रों से होता हुआ नीचे चला जाएगा। तो सबसे प्रमुख जो स्रोत है भूमिगत जल में वर्षा पहुंचाने का, सबसे महत्वपूर्ण हम बात करें, पहला जो हम भाग माने वो आकाशीय जल का ही है। जो आकाशीय जल जो वर्षा के कारण हमें प्राप्त होता है वो मुख्य स्रोत है इसका। किसका? भूमिगत जल का। यानी कि वहाँ पे जल पहुँचाने का सबसे पहला जो काम करता है वो आकाशीय जल करता है। आकाशीय जल का मतलब वर्षा करती है। वर्षा के कारण ही भूमिगत जल का स्तर ऊपर उठता है। आज हम देखते हैं शहरों में सीमेंटीकरण इतना हो गया है, कहीं पे भी खुली आपको धरातल या जो मैदानी भाग है वो नहीं दिखने को मिलेगा। हर जगह, हर गली में, हर सड़कों पे आपको सीमेंटीकरण, जैसे डामर की सड़क बिछा दी गई, पक्के मकानों से उस धरातल को ढक दिया गया। जो गलियां हैं, कच्चा मोहल्ला है, कच्ची गलियां हैं, उनमें भी सीमेंटीकरण की जो आज के टाइम में सड़कें बिछा दी गई हैं। तो आप मानो कि जो वर्षा होगी उसका पानी जाएगा कहाँ? जब पानी धरातल के अंदर जाएगा ही नहीं तो आपको पीने के लिए कुओं से पानी मिलेगा कहाँ से? आप कह रहे हो कि इन क्षेत्रों में पानी ख़त्म हो गया, तो ख़त्म होगा नहीं तो क्या होगा? आपने इतना जो विकसित कर रहे हो आप शहरीकरण को या ग्रामीण क्षेत्रों को, वो तो ठीक बात है,
लेकिन जो वर्षा का पानी होता है उसको जाने के लिए भी जगह चाहिए। वो बह कर के एक किनारे पे आगे की ओर निकल जाएगा, वो पूरा का पूरा क्षेत्र उस पानी से वंचित हो जाएगा। तो धरातल के अंदर पानी नहीं जाएगा, तो पानी धरातल के अंदर इकट्ठा नहीं हो पाएगा, और इकट्ठा नहीं होगा तो उसका लेवल क्या चला जाएगा, नीचा चला जाएगा। नीचा कैसे जाता है, जैसे हम बात करें पानी की, ये जो धरातल है, इस धरातल पर यहाँ पे जैसे ये धरातल है, इससे पानी रिस करके इसका लेवल यहाँ तक था पहले, लेकिन आज के टाइम में यहाँ पे सीमेंटीकरण कर दिया गया। इस सीमेंटीकरण के कारण इस क्षेत्र का जो पानी है वो पानी इसके अंदर नहीं जा पाया। लेकिन आपने यहाँ पे तो बोरवेल बना रखी है, यहाँ तो आपने ट्यूबवेल बना रखी है, यहाँ से पानी को तो आप खींच रहे हो ऊपर, लेकिन ऊपर का जो पानी वर्षा का पानी है उसको अंदर नहीं जाने दे रहे, यानी उसका जो निकास है वो तो कर रहे हो, वहाँ पे वापस उसकी पूर्ति के लिए पानी के कोई साधन नहीं छोड़ा आपने, तो उस क्षेत्र में वो पानी एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पे इसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये पानी है वो धरातल से नीचा चला जाएगा, ट्यूबवेल क्या रह जाएंगी, सूखी रह जाएंगी। ये पानी नीचा चला जाएगा तो ट्यूबवेल यहाँ तक थी आपकी, तो पानी आएगा कहाँ से, कुओं में पानी ख़त्म होगा, फिर पीने की समस्या आएगी। पानी हर चीज़ में उपयोग आता है, तो आप यहाँ पे पानी की वजह से अपने जीवन को नष्ट कर पाओगे। समझ गए बात। तो जीव जंतु हैं, सबको पानी की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। वायु और पानी एक ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे जो मनुष्य या जीव जगत को जीने का सहारा देते हैं। उनका पहला जो इनका जीने का सहारा है वो वायु है। वायु के बगैर एक मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। और पानी दूसरा ऐसा कारक है जिसकी वजह से ही मनुष्य जीवित रह सकता है। आप बिना पानी के कुछ समय तक ही जीवित रह सकते हो। समझ गए बात। तो दोनों बातें, दोनों कारक जीव जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे बात करें भूमिगत जल की, तो भूमिगत जल मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पे इसको हम बढ़ाएंगे नहीं तो इसका हम अगर बढ़ाएंगे नहीं तो हमें मिलेगा कहाँ से, भूमिगत जल। समझ गए बात। तो आकाशीय जल जो है वो मुख्य स्रोत है इस भूमिगत जल का। दूसरी बात करें इसके अंदर, वो सहजात जल है। कौन सा है, सहजात। सहजात जल क्या होता है, जब नदियों झीलों के अंदर जो उसका अवसाद होता है, उस अवसाद के रंध्रों से, जब कहीं पर भी मान लो कहीं पे झील बनी हुई है, कहीं पे तालाब बना हुआ है, कहीं पे महासागर है, तो उनकी जो तली होती है, उस तली में जो मलबा होता है, उस मलबे के अंदर जो उसके छिद्र होते हैं या दरार होती हैं, उनसे रिस करके पानी धरातल के अंदर जाता है। तो वो दूसरा मुख्य स्रोत है इस भूमिगत जल को बढ़ाने में, उसका महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो भी। तो उसको सहजात जल बोलते हैं। सहजात जल का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि जो नदियां हैं, झीलें हैं, उनके अंदर जो रंध्र या छिद्र बने हुए हैं, उनके अंदर से जो पानी अंदर जाता है उसको सहजात जल बोलते हैं। और तीसरा प्रकार हम इसके स्रोत में लें तो वो स्रोत है यहाँ पे ज्वालामुखी या मेग्मा जल। मेग्मा जल बोल सकते हो इसको, मेग्मा जल। जब ज्वालामुखी निकलती है तो उससे क्या निकलता है, लावा निकलता है। जब लावा की जो चट्टानें बनती हैं, जब लावा निकलेगा तो श्योर है वो ठंडा होगा। ठंडा होगा तो उससे क्या निर्मित होंगी, चट्टानें बनेंगी। जैसे लावा निकले दो तरीके से, क्षारीय और अम्लीय, दो प्रकार का लावा निकलता है। यहाँ से जैसे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी जैसे ही निकली, यहाँ से अगर अम्लीय प्रकार का लावा निकला तो यहाँ पे एक जगह पे ही ये जम जाएगा, ठीक है। अगर क्षारीय निकला तो ये दूर तक फैल जाएगा, ये दूर तक फैल जाएगा। तो जो ये फैला हुआ चट्टान है, इसका जो मेग्मा से फैली हुई चट्टान बनी, इस चट्टान में छोटे छोटे रंध्र होते हैं या छिद्र होते हैं, और जो दरारें होती हैं उनसे जो पानी रिस करके, वर्षा का पानी जो रिस करके उस चट्टान में कैद हो जाए, और लास्ट में जाकर के उस चट्टान में तापमान के कारण वो वाष्पीकृत हो जाए और पानी में बदल जाए, तो उस क्षेत्र में वो जल भूमिगत जल कहलाता है। तो इस तीसरे प्रकार का जल कैसा हो गया, मेग्मा जल हो गया। तो यहाँ पे इसके स्रोत हैं वो ये स्रोत हैं,
ठीक है। अब बात करते हैं इसको संचयन करने की, यानी संचयन कहाँ पर होता है, कैसे होता है। दूसरी बात करें हम, ये पहली बात हो गई हमारी। दूसरी बात करें इसके संचयन की, भूजल का संचयन, भूजल का संचयन, ठीक है। इसके अंदर बात करें संचयन का मतलब इकट्ठा किस किस रूप में होता है। वर्षा का पानी छिद्रों से होता हुआ अंदर जाएगा, तो वहाँ पे जैसे मान लो वर्षा काल है, दो प्रकार के होते हैं ये संचयन भी। एक तो होता है असंतृप्त, एक तो क्या होता है, असंतृप्त जल होता है, एक होता है संतृप्त जल, संतृप्त जल, ठीक है। ये दो होते हैं। असंतृप्त का मतलब होता है कि वह स्थान जिसमें जो धरातलीय चट्टानें हैं उसके छिद्रों से, रंध्रों से जो वर्षा काल का ही पानी जाए, अगर वर्षा काल का ही पानी जाएगा, केवल वर्षा के टाइम से पर ही पानी जाएगा, तो वहाँ पे उस टाइम में तो धरातल के अंदर पानी मिल जाएगा, लेकिन बाकी समय में पानी नहीं मिल पाएगा। वहाँ पे वायु मिलेगी, आपको केवल वायु मिलेगी। तो उस प्रकार के संचयन को हम कहते हैं असंतृप्त, यानी कि वो संतृप्त नहीं है वहाँ पे, क्योंकि उसको पानी तो केवल वर्षा काल में ही मिल रहा है। यहाँ पे संतृप्त की बात करें तो ये वर्षा काल में तो होता ही होता है, मानसून के कारण तो होता ही है, बाकी टाइम भी यहाँ पे पानी पहुँचता रहता है। तो वहाँ पे एक जगह पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, कहीं नीचे पारगम में जो परत है वो नहीं होगी, यानी अपारगम में परत होगी। अपारगम में परत होगी तो वो पानी को नीचे रिसने नहीं देगी और पानी को वहाँ पे स्टेबल कर देगी, एक जगह स्थिर रख देगी, और वही स्थिर जल है उस वहाँ पे अथाह भंडार बन जाएगा और एक संतृप्त जल का निर्माण कर देगा। तो वहाँ पे जल का संचयन हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बात हम करें यहाँ पे भूजल की, तो भूजल का जो उपयोग होता है वो तो आपको पता ही है किस किस में होता है, भूजल का उपयोग किस किस में होता है। लेकिन उससे पहले हम बात करें कि कैसे कैसे हम जल को देख सकते हैं या कैसे निकाल सकते हैं उसका, तो वो चीज़ क्या है। सबसे पहले इसके स्रोत में देखें तो स्रोत में एक तो साधारण स्रोत होता है, साधारण जल स्रोत होता है। साधारण जल स्रोत का मतलब होता है कि कम गहराई पर ही पानी हमें मिल जाए, ठीक है। क्या मिल जाए, कम गहराई पे हमें स्वच्छ, शुद्ध और ठंडा पानी मिल जाए, तो उसे साधारण जल स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण जल स्रोत कहते हैं, साधारण जल स्रोत कहेंगे उसको हम, ठीक है। और दूसरी बात करें हम तापीय स्रोत की, तापीय स्रोत की, ये अधिक गहराई पे मिलता है, ये धरातल के अधिक गहराई पे मिलेगा, जिसका तापमान ऊंचा होगा, यानी कि वो पानी गर्म निकलेगा, तो उसका तापीय स्रोत बोल देते हैं। एक होता है उष्ण स्रोत होता है, ठीक है, उष्ण स्रोत, उष्ण स्रोत, ये इसका तापमान जो होता है, इस पानी का जो तापमान होता है 75 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लें उष्ण स्रोत की, तो ये यूएसए का जो येलो नेशनल पार्क है उसमें उष्ण स्रोत मिलते हैं। वहाँ से जो फुहार निकलती है पानी की धरातल से, जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है उसमें से फंवारे के रूप में धरातल से पानी निकलता है, वो गर्म पानी निकलता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उससे बिजली भी बनाई जा सकती है, इतना गर्म आता है। तो वहाँ पे ऐसे स्रोत देखने को मिल सकते हैं। अगली बात करें खनिज स्रोत, खनिज स्रोत की बात करें तो जैसे पानी के अंदर गंधक है, यहाँ पे गंधक प्रकार का जो पानी है या इसमें लवणीय मात्रा मिल जाती है, तो इस प्रकार के जो पानी हैं वो पानी हमें खनिजों की जो मात्रा है, जैसे औषधीय खनिज आ जाता है, तो औषधि के रूप में भी उस पानी को काम में लिया जा सकता है। तो ये सब जो क्षेत्र हैं वो यहाँ अपने जो भारत का हम बात करें भारत में उत्तरांचल के जो देहरादून है वहाँ पे शस्त्रधारा नामक एक स्थान पे ऐसे खनिजीय स्रोत हैं, पानी के, भूजल के हैं। और अपने जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भारत, वहाँ पे अटारी नामक स्थान पर भी ऐसे स्रोत देख सकते हैं हम। तो ऐसे 4 प्रकार के स्रोत हैं जिस तरीके से हमें ये पानी के आवागमन में पहुँचाते हैं। जैसे इसके आगे हम बात करें पानी और कहाँ से मिलता है हमें, तो एक होता है कूप। क्या होता है,
कूप, यानी कि पानी एक ऐसी जगह से निकलता है, हम एक कुआं खोद देते हैं या हैंडपंप लगा देते हैं, वो हैंडपंप नीचे जाकर के एक जगह पे गड्ढा कर देगा, उस गड्ढे के नीचे अपारगम्य परत होगी। जैसे हम बात करें इसकी कूप की बात करें तो यहाँ पे मान लो ये पानी इकट्ठा हो गया था, यहाँ से हम इसको गहरा गड्ढा कर देंगे और इस जगह पे पानी का एक गड्ढा करेंगे जिसके अंदर पानी इकट्ठा रहता है। यहाँ पे हम मोटर लगा करके इस पानी को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। तो यहाँ पे ये कुएं प्रकार के आप देखते होंगे, गांव से हो या शहरों से हो, कोई भी हो, लेकिन आप पहले कुएं देखते थे। उस कुएं में हम उस पानी को खींच करके निकालते थे। वो कैसे निकालते थे? क्योंकि वो पानी को इतना गहरा गड्ढा खोदते थे कि वहाँ पे नीचे पानी इकट्ठा रहता था और हम यहाँ से किसी रस्सी या लाव के माध्यम से उसमें चरस जो पानी भरने का बर्तन होता था उसको डबोते और पानी को निकाल लेते थे। तो वो ऐसे निकलता था कि नीचे अपारगम्य परत हो जिसके नीचे पानी जा ही नहीं सकता। अपारगम्य मतलब होता है पथरीली चट्टान। जो पथरीली चट्टान जो है वो पानी को अंदर जाने नहीं देगी, जिसके अंदर रंध्र नहीं होते वह चट्टान, यानी ज्वालामुखी से निकला हुआ वह लावा जो जल्दी से वहाँ पे ठंडा हो जाता है, जिसके अंदर कण नहीं बनते, यानी वहाँ पे छिद्र नहीं बनते, और छिद्र नहीं बनेंगे तो वहाँ से दरार भी नहीं होगी और पानी को नीचे नहीं जाने देगी। तो पानी उस पत्थर के ऊपर ही लटका रहेगा, तो इस क्षेत्र में पानी इकट्ठा रहेगा। तो हम गड्ढे से खोद करके इस पानी को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो कुएं वो होते हैं, ठीक है। आगे की बात करें तो यहाँ पे पाताल तोड़ कुएं। आज के टाइम में जो पाताल तोड़ कुएं होते हैं, यानी अधिक गहराई से भी पानी को निकाल लेते हैं, पाताल तोड़ कुएं ये क्या होते हैं? जैसे ही इस धरातल की बात करें, इस धरातल में हम किसी बोरिंग के माध्यम से एक पतली पाइप इसके अंदर डाल देते हैं। अगर यहाँ पे कोई पत्थर की चट्टान भी है जो बाद में बनी हुई है, चूने की चट्टान हो या पत्थर की, इसको भी तोड़ करके ये पार करके इस बोरिंग से पाइप को नीचे डाल देता है। तो इस क्षेत्र में ये करके जा करके इस यहाँ पे गड्ढा कर देगा। यहाँ पे क्या कर देगा? गड्ढा कर देगा। अगर इन रंध्रों में पानी है, यहाँ की चट्टानों में भूजल है, यहाँ की चट्टानों में रिसा हुआ पानी है, तो ऊपर से जो दबाव लगता है, अगर यहाँ पे आप गड्ढा कर दोगे, इस क्षेत्र में क्या कर दोगे? गड्ढा कर दोगे। किससे? बोरिंग मशीन से कर दोगे। तो यहाँ से अगर इस धरातल से इस क्षेत्र में दबाव लगेगा, आप किसी चीज़ को दबाओगे तो उसके अंदर अगर पानी है तो वो रिस करके कहाँ चला जाएगा? उस गड्ढे में चला जाएगा। तो इस गड्ढे में पानी आकर के इकट्ठा हो जाता है और इसमें जो मोटर लगी होती है पाताल तोड़ कुएं में, वो कुएं से पानी इसको बाहर फेंक देता है। समझ रहे हो बात? तो यहाँ से पानी निकालने का कारण क्या है? आज के टाइम में आप ट्यूबवेल देखते हो, ट्यूबवेल का इतना सा पाइप आप देखते होंगे, इतना ही पाइप जाता है नीचे तक, ठीक है। उसके अंदर भी एक पतला ही पाइप जाता है और इसके अंदर एक मोटर लगी होती है, मोटर के द्वारा इस पानी को खींचा जाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि नीचे चट्टानी भाग है उसके पास में यहाँ पे जब पत्थर आ जाता है तो वहाँ पे एक गड्ढा खोद देते हैं बोरिंग मशीन से, ठीक है। जब यहाँ पे ऊपर की चट्टानों का दबाव लगेगा तो वो गड्ढा पानी से भर जाएगा और गड्ढा पानी से भरेगा तो मोटर के द्वारा उसको बाहर की ओर हम खींच लेते हैं। तो ये पाताल तोड़ कुएं हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें भूमिगत जल की, तो यहाँ पे भूजल का उपयोग, भूजल का उपयोग में आपको सबको ही पता है कि भूजल का उपयोग किस किस काम में आता है। एक तो आता है कृषि कार्यों में। भूजल है, हम जब ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जैसे ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं या ऐसे क्षेत्र रहते हैं जहाँ पे पानी की कमी हो, तो वहाँ पे कुएं के द्वारा भूजल का ही उपयोग करते हैं। जहाँ पे नदियाँ नहीं हैं, जहाँ पे नहरें नहीं हैं, तो उन क्षेत्रों में हम कुओं के माध्यम से भूमिगत जल का ही उपयोग करते हैं, पीने में भी और कृषि कार्यों में भी, घरेलू कार्यों में भी काम में आता है पानी, ठीक है। तो वहाँ पे अगर ज़्यादा जनसंख्या होगी तो हम 2-3 फसलें लेंगे। जैसे चावल की फसल है, हम 2-3 फसलें ले सकते हैं चावल की, तो वहाँ पे उसको सिंचित करने के लिए हमें क्या चाहिए? जल की आवश्यकता चाहिए। नदियाँ वहाँ पे है नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे? फिर भूमिगत जल का ही उपयोग करेंगे,
ठीक है। उद्योगों में भी भूजल का उपयोग होता है, जैसे उद्योग धंधे हैं वहाँ पर अगर लोहे का कारखाना है तो लोहे की भट्टियों को ठंडा करने के लिए भी काम में लिया जाता है, या जल विद्युत के रूप में भी हम इसको काम में लेते हैं। उद्योगों में जैसे बात करें तो किसी कपड़े की रंगाई, छपाई, धुलाई उन करने में भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो पानी भूजल का हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो जल विद्युत आज के टाइम में ईंधन के रूप में कोयला, पेट्रोल जो भाग हैं वो भाग यहाँ पे ख़त्म होने की कगार पे हैं, क्योंकि कोयला एक ऐसा खनिज पदार्थ है कि इसका एक बार उपयोग करने के बाद में ये समाप्त हो जाता है। पेट्रोल भी ऐसा ही है, तो ये धीरे धीरे यहाँ पे इसकी कमी होने स्टार्ट हो गई। तो इसको बचाने के लिए मानव ने आज जो पानी है उससे भी बिजली बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जल विद्युत के रूप में भी हम भूजल का उपयोग कर सकते हैं। हम बात करें इसकी तो पीने के रूप में हम काम में लेते ही लेते हैं। फिर हम बात करें नौ परिवहन में, आज के टाइम में बात करें तो मनोरंजन के लिए या नौ परिवहन के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। विश्व का सबसे व्यस्त परिवहन जो मार्ग है वो राइन नदी का है। यूरोप में जो राइन नदी है वो राइन नदी कहाँ से स्टार्ट होती है? हमने कैस्पियन सागर की बात की, कैस्पियन से वो काला सागर में आता है, काला से वो यूजियन सागर और फिर यहाँ से यहाँ एड्रियाटिक सागर में आता है। इधर से भूमध्य सागर होता हुआ उत्तरी अटलांटिक महासागर, उसके बाद में हडसन की खाड़ी में और हडसन नदी से होता हुआ ओंटारियो, एरी, मिशिगन, ह्यूरन और सुपीरियर झीलों में ये परिवहन मार्ग बना हुआ है। तो जल को हम नौ परिवहन के रूप में भी काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो राइन नदी जो है यूरोप की जो राइन नदी है जर्मनी और फ्रांस सीमा पे, वो नदी वहाँ पे उस विकसित देशों के कारण सबसे व्यस्त नदी मानी जाती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इनके उपयोग की। आप बुक्स को खोलना, बुक्स में इसके उपयोग किस किस रूप में है, पानी आप सब जानते ही हो किस किस रूप में इसका उपयोग हम कर सकते हैं, तो इस चैप्टर को आप स्वयं भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे हमने छोटी बात कर ली है। सबसे पहले हमने धरातल की बात की, धरातलीय जो जल है उसके रूप में बात कर लिया है, कहाँ कहाँ कौन सा जल मिलता है। उसके बाद हमने यहाँ पे महासागरीय जल की बात कर ली है। उसके बाद हमने यहाँ पर तीसरे नंबर पे भूमिगत जल की बात कर ली है, जो किस किस रूप में मिलता है मैंने आपको बता दिया है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हमने जल की बात की, उसमें इसके स्रोतों में ये जल मिलता कहाँ से है, आकाशीय जल के रूप में, सहजात जल, मैग्मा जल के रूप में मिलता है। इसके बाद हम संचयन की बात करें तो असंतृप्त मंडल या संतृप्त मंडल, दो रूपों में हम इसको देख सकते हैं। असंतृप्त का मतलब वर्षा काल का ही जल मिलता है और वो संतृप्त में वहाँ पे जल का भंडार हो जाता है, ठीक है। आगे की बात करें हम तो इसके अंदर इसके स्रोत कौन से हैं, यानी कि साधारण जल स्रोत हैं या तापीय हैं, उष्ण है, खनिज हैं, इतने प्रकार के जल स्रोत मान लेते हैं। इसके अंदर हम कुएँ देखते हैं, पाताल तोड़ कुएँ भी देखते हैं, ठीक है। इसके आगे एक चीज़ और है जो हम इसके स्रोतों में लेते हैं, गीजर। क्या है? गीजर लेते हैं। गीजर जो हैं यहाँ पे एनी टाइम पानी निकलता रहता है, धरातल के अंदर से पानी निकलता रहता है फुहारे की तरह, उसको हम गीजर बोलते हैं। ये यूएसए का जो येलो नेशनल जो पार्क है उसके अंदर ओल्ड फेथफुल जो गीजर है उसके समेत 100 प्रकार के ऐसे गीजर लगे हुए हैं कि वहाँ से गर्म पानी निकलता ही रहता है। तो इस क्षेत्र को आप ध्यान में रखना कि भूमिगत जल है उस क्षेत्र में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कुएं बने हुए हैं, वो कम गहराई पे पानी है, यानी कि कम गहराई पे हमें पानी निकल सकता है वहाँ से। तो भारत है, बांग्लादेश है, इनमें पाताल तोड़ कुएं की यहाँ पे भरमार है कि यहाँ पे जनसंख्या अधिक है, उनकी पूर्ति करने के लिए भूजल का ही उपयोग करते हैं। तो इस क्षेत्रों में भूजल इस रूप में मिलता है। इसका उपयोग हम किस किस रूप में लेते हैं? हम खाने में, कृषि कार्यों में भी लेते हैं, हम उद्योग धंधों में भी लेते हैं, हम जल विद्युत में भी लेते हैं, हम नौ परिवहन में भी इसका उपयोग करते हैं। तो इन क्षेत्रों में हम इसका उपयोग कर लेते हैं। तो यहीं पे जल संसाधन वाला टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।